110। माने जो मैंने देखा है वो यही है कि 95 से लेके, यानी जो आपकी जनरल हिंदी है, अब महान हर जगह है ऐसा नहीं है, महान लोगों से धरती एकदम पटी पड़ी है ना। इन जनरल मैं बात कर रहा हूं कि सामान्य रूप से जो मेंस में जनरल हिंदी जो आएगी वो 150 नंबर की होती है पीसीस में। तो जो 90% बच्चों को जो मार्किंग मिलती है 90%, वो आप मान के चलो कि 90 टू 110, 110 मैक्सिमम समझो। 110 नंबर जल्दी वो देते नहीं हिंदी में किसी को। अब एक्सेप्शनल बेटा 120 भी पाने वाले लोग हैं, लेकिन उनसे आपकी मेरिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वो इक्का दुक्का अपवाद रहते हैं हर जगह। ये मान के चलो कि 90 95 के इर्द गिर्द आपको नंबर मिलेगा, सबको वही मिलता है। और डिफरेंस ही कितना बेटा, 20 नंबर का। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 20 नंबर का, लेकिन 20 नंबर बहुत मायने रखता है भाई। एक पेपर में अगर 20 नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर लोगे तो फिर ठीक ठाक डिफरेंस हो जाता है। तो ये सब बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक ऐसे है, तो ये भी 150 नंबर का है, इसमें भी कमो बेश वही हाल रहता है। माने 60% मान के चलो आपको मिल जाता है, 60%। 60 से ज्यादा जो मिले वो समझ लो बोनस है आपको। ये मान के चलिए 90 नंबर तो मिल ही जाता है। लेकिन ये है कि इसको अच्छा किया जा सकता है, 10-20 नंबर यहाँ बढ़ाया जा सकता है। बस उसके लिए मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, परिश्रम आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। देखो, एक इंटर के बच्चे को पीसीस की कॉपी दे दो। अभी जो पीसीस प्री हुआ है, जो 10+2 वाला बच्चा है उसको, ठीक ठाक अगर बच्चा है 10+2 का, उसको दे दो, तो उसमें से 10-15 ठो कर लेगा वो। और वो 15 करके इतना खुश हो जाएगा, 20 करके, अरे बिना पढ़े अगर हम 20 कर लिए तो पढ़ के तो हम पूरा 140 पहुंच ही जाएंगे, और ये गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। आपका नंबर 90 आता है, तो आपको क्या लगता है कि 90 से 100 कर लेना आसान है? जैसे लोगों को लगता होगा कि 90 तो कर ही ले रहे हैं तो फिर 100 तो कर ही लेंगे, थोड़ा सा और मेहनत, थोड़ा सा नहीं, मान के चलो जितना आपने मेहनत किया उसका 3 गुना मेहनत करना होगा तो 90 से 100 तक पहुंचोगे। तो जैसे जैसे हम एक लेवल से ऊपर बढ़ते हैं, हमारे परिश्रम का लेवल बढ़ता चला जाता है। और परिश्रम एक शब्द है जिसको बार बार बोला जाता है, मुझे लगता है बड़ा अच्छा शब्द, मैं नहीं समझता ये कोई परिश्रम वरिश्रम नहीं है भैया। पढ़ना कौन सा परिश्रम है? अगर है तो फिर छोड़ दे पढ़ाई वढ़ाई। पढ़ना एक आनंद की विषय वस्तु है, और जो पढ़ाई को एंजॉय नहीं करेगा, मजा नहीं लेगा पढ़ाई का, आनंद नहीं लेगा पढ़ाई का, वो पढ़ पाएगा नहीं, है बिल्कुल तय जानो। क्योंकि ड्यूटी नहीं, और ड्यूटी अगर है तो ड्यूटी बहुत लंबे समय तक हो नहीं पाती मन से, फिर आपका मन हटने। पढ़ाई तो वो है ना बेटा कि हम भूल जाते हैं कंपटीशन, कंपटीशन क्या है, वो उसी में डूबने लगते हैं, मजा आने लगता है। और खोजो और पढ़ो, और खोजो और पढ़ो, तो उस फेज में जाना होगा। और जब हम ये सब कर रहे होते हैं तो कंपटीशन कहाँ सामने होता है? कंपटीशन होता ही नहीं, वो मजा आने लगता है, फिर उठने का मन नहीं होता। थोड़ा ये भी देखें, थोड़ा वो भी देखें, और फिर अगला टारगेट आपका सेट रहता है। मैंने अगले दिन आपको क्या करना है वो आपको तुरंत डिसाइड रहता है कि जहाँ छोड़े हैं वहीं से आगे चलना है, सारी चीजों को कंप्लीट करना। हो जाएगी पढ़ाई। रिवाइज करो बेटा, और ये सब दिमाग में वहम निकाल दो कि कहीं कोई बड़ी गोपनीय चीज और कहीं रहस्यमय चीज पढ़ने, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। देयर इज नो सीक्रेट। गड़बड़ी खाली होती है कि आप आते हुए क्वेश्चन को गलत करते हो। इसको दूर करने का इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, आप मैक्सिमम रिवाइज करो। भूलना हम मनुष्यों की फितरत है, और ये हमारी बुराई नहीं है बेटा, वी आर ह्यूमन बीइंग। और चीजों को भूलना एक अच्छी बात है हम लोगों के लिए, बुरी बात नहीं है। लेकिन ये है कि आपको बाकियों से थोड़ा बेहतर करने के लिए उसको टैकल करना पड़ेगा। अरे हम भूले ना तो पागल हो जाएं भाई, अगर हम भूले नहीं तो हम पागल हो जाएंगे। सुबह से शाम तक हम क्या क्या देखते हैं, क्या क्या महसूस करते हैं, क्या क्या चीजें होती, हम सब याद करके अगर बैठे रहें रोज का रोज, मर जाएंगे भाई। तो दिमाग बहुत अच्छा डिवाइस है, वो डिलीट कर देता है सारी चीजों को, खुद ही रिसाइकिल बिन में भेज देता है, बस इंतजार करता है
इसमें कोई जरूरी हो तो उसको फिर रिस्टोर कर लिया जाए भाई। तो आपको दिमाग को बताना पड़ता है कि नहीं, आप घर से यहाँ तक आए होंगे ना, बाइक से, पैदल या चाहे जैसे, तो घर से जैसे ही निकले होंगे पहला व्यक्ति जब दिखा होगा उस पर आपकी नजर पड़ी होगी और दिमाग ने उसको रीड कर लिया कि लाल रंग का शर्ट पहने बाइक से जा रहा था, लेकिन यहां तक आते आते आप बोल गए। क्यों? दिमाग ने कहा कि बेकार की चीज है, इसको काहे के लिए रख रहे हो। लेकिन अगर वही कुछ ऐसा हो गया होता जिसने दिमाग को हिट कर लिया होता तो दिमाग अभी तक याद रखता, और अभी तक नहीं, का उम्र याद रखता। कोई दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ एबनॉर्मल हो गया, तो दिमाग उसको रख लेता है कि नहीं नहीं भाई ये डिलीट करने वाली चीज। दिमाग एक डिवाइस है बेटा, इसके साथ आपको समझना पड़ेगा इसकी भाषा, इसकी लैंग्वेज, और जो एक बार समझ लेता वो कर लेता है। लेकिन 100 की सीधी बात एक ही है बेटा कि बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। और एक बात हमेशा समझो, इसमें तो कोई कोई प्रतिबंध नहीं है ना, कोई आपको रोक तो नहीं लेगा ना कि 4 बार के बाद 5वीं बार नहीं पढ़ना है। ये ऑनलाइन क्लास थोड़ा ही है, एक वीडियो 10 बार देख सकते हैं, 10 बार के बाद वो आप देख ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप बार बार रिवाइज करो, समय आपके पास है, दिमाग आपका आपके पास है, कौन सी रोक लगी है बेटा। जिद्दी बनो ना, कहो तुम भूलो, अच्छा भूलो, देखते हैं कितनी बार भूलते हो। बस यही एक बार शपथ ले लो, सब हो जाएगा। सफलता असफलता के बीच में बस यही एक दूरी है, और कुछ है ही नहीं है। हर कोई आपके जैसे क्लास में आके बड़े प्यार से पढ़ता है, और उस समय लगता है कि इनसे अच्छा विद्यार्थी धरती पे कोई नहीं होगा। ये तो हर कोई पढ़ता है, हम तो देख चुके हैं हर सेंटर पे पढ़ा के। लेकिन अंतर ये आता है कि क्लास के बाद क्या हो रहा है, वही डिसाइड करता है कि आपको सफल होना या नहीं होना। कुछ लोग मान लेते हैं कि यही मेरी जिंदगी है, अब हमें यही करना है। कुछ लोग एक फॉर्मेलिटी करते रहते। तो रिवाइज करो बेटा, मैक्सिमम रिवाइज करो, और हमेशा उन बिंदुओं पे फोकस करो जैसे आप पढ़ रहे होंगे तो आपको ये लगता होगा कि यार देखो ये वाली चीज ही लोग भूलेंगे। इतना तो हम लोग के पास समझ है ही है, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हम लोगों को लगता है कि यही एक ऐसी चीज है जो हर कोई नहीं कर पाएगा, गड़बड़ाएंगे लोग, बस वहीं फोकस किए रहिए, जीत जाएंगे आप। एग्जामिनर हमेशा कुछ ऐसी चीजों को पूछने की कोशिश करता है जिसमें सामान्य रूप से लोगों की नजर न पड़ी हो, या सामान्य रूप से अगर आप उसका अध्ययन नहीं किए हैं फोकस करके तो आप कॉमन सेंस से जवाब ना दे पाए, ऐसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश होती है। अब क्यों ना हो बेटा, पढ़ने लिखने वाले बच्चे जिन्होंने मेहनत किया उसके साथ बेईमानी काहे की जाए, जाहिर सी बात उनको लाभ देना ही है। तो ऐसी चीजों पे फोकस करते हैं। अब मैंने एक जगह क्वेश्चन देखा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम उम्र कितनी। अब एक बात मुझे बताइए, अधिकतम तो हर कोई पढ़ता है, मुझे लगता है तो छोटे छोटे बच्चों को पता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम उम्र सीमा कितनी है, 65 है। न्यूनतम सामान्य रूप से दिखता नहीं, एग्जामिनर ने वहीं घेर लिया कि न्यूनतम बता दीजिए। वैसे वहां न्यूनतम का कौन सा बैरिकेटिंग है भैया, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनते बनते मान के चलो कि जीवन के तीसरे चरण की ओर तो बढ़ ही जाते हैं लोग, लेकिन फिर भी 32 साल है औपचारिक रूप से, कहीं अमूमन दिखता नहीं, ये पूछ लेते। तो आपके पढ़ते समय यही कोशिश होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें जो एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल तो हर कोई पता है, सबको पढ़ते हैं, कहीं एबनॉर्मल चीजों पे गड़बड़ाते हैं। मैं आपको बताऊं, जब उसने पूछा अभी बीसीएस की परीक्षा में कि अटॉर्नी जनरल के बारे में, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं 101% श्योर था पढ़ाते समय ये पूछेगा जरूर, कोई भी एग्जामिनर को ये पूछना जरूर चाहिए। स्वाभाविक है बेटा कि यही तो प्रश्न है। आपको चुनाव आयोग को हटाने की प्रक्रिया पता है, आपको सीएजी के हटाने की प्रक्रिया पता है, आपको न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। बस उसी वो होता है ना, वो बचपन में एक सुना था ना, वो खेल खेला था ना कि कौवा उड़ गौरैया उड़, तो उसी में बिल्ली भी उड़ हो जाती है, और उसी में महान्यायवादी भी उड़ हो गए, है ना। बस उसी पैटर्न को आपने अडॉप्ट कर लिया, एग्जामिनर समझ रहा था कि इसी में आप फंसेंगे, इसे उसने उड़ा दिया आपको। ये सब माइंड गेम है बेटा, उस गेम को समझिए और आनंद लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या क्या देखा हम लोगों ने, थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने देख लिया मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार कैसे उत्पन्न हुए, अनुच्छेद 12 देख लिया, अनुच्छेद 13 देख लिया, और संसद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच का युद्ध भी देख लिया, और अल्टीमेट यह भी देख लिया कि गेंद अभी सर्वोच्च न्यायालय के ही पाले में है। यानी कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में अपर हैंड रखा है। किस आधार पे? मूलभूत ढांचे के आधार पे, आधारभूत ढांचे के आधार पे, क्योंकि वही एक रहस्यमय शब्द गढ़ लिया सर्वोच्च न्यायालय ने, इसी आधार पे हम घेर लेंगे। यहां तक हो गई है बेटा, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा लिखिए फिर चर्चा करते हैं। लिखें। मूल जब हम मूल संविधान बोले तो बहुत पहले हम बता चुके थे क्या मतलब है, तो उसको बार बार रिपीट नहीं करना है। मूल संविधान माने वह संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था। बहुत कुछ मूल है, बहुत कुछ बदल गया, तो बदल भी गया हो तो बदले, लेकिन जब हम मूल कहेंगे तो मूल रूप से कैसा था हम उसकी बात कर रहे हैं। लिखें। मूल संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने बेटा? 7 प्रकार के थे। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने बेटा? 7 प्रकार के थे, 7 काइंड थे, 7 नहीं थे। इस धरती पे 2 प्रकार के लोग हैं। इसका यह अभिप्राय थोड़ी कि धरती पे 2 आदमी हैं। अरे भैया 2 प्रकार में तो 140 अरे 7 अरब से ज्यादा लोग हो गए पूरी धरती पर। भारत में अगर बात करो तो 140 करोड़ से ज्यादा हो गए। तो जब हम कहते हैं कि इस धरती पे 2 प्रकार के मनुष्य रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं, तो इसका मतलब 2 थोड़े ही रहते हैं, उनकी कोई लिमिट ही नहीं हो सकती। तो हम ये कह रहे हैं कि मूल अधिकार 7 नहीं है बेटा, 7 प्रकार के हैं। 2 प्रकार में तो इतनी आफत, 7 प्रकार में तो पता नहीं क्या क्या हो जाए, है ना। चले, 7 प्रकार के थे, है ना, ये मूल संविधान में था। अभी हम 7 प्रकार देखेंगे। हाँ लिखें। 44वें संविधान संशोधन, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44वें संविधान संशोधन, वर्ष बेटा नहीं, 44वां लिखा है ना, तो 78, 42वां 76 है और 44वां 78। याद रखिएगा, ये बार बार आएगा, है ना, एक बार दिमाग में बैठा ले। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31, आर्टिकल 31 तथा 19 विद इन ब्रैकेट 1 विद इन ब्रैकेट च अगर लिख रहे हैं ना तो हिंदी में भी लिख सकते, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। च मतलब क्या? क ख ग घ अंग, ऐसे देखो। एक्चुअल में दोनों भाषा में एक्सेप्टेड है ना बेटा, दोनों भाषा में संविधान स्वीकार्य है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो कभी कभी दोनों को इधर उधर करने में आप परेशान हो जाते हैं, तो परेशान मत होइए। क है, ख है, ग है, अंग है, हाँ सॉरी, क ख ग घ है, अंग है, च है, छ है, यही है ना बेटा 19 से। तो अगर इसको ए बी सी डी ई एफ जी कोई बोल सकते हैं, यू आर अलाउड। 19 एक च भी बोल सकते हैं, 19 एक एफ भी बोल सकते हैं, और कभी कभी परीक्षा में ये चालाकी ज्यादा कर देता है, रटे हैं 19 एक च और परीक्षा में आया 19 एक एफ एफ। अब सांस फूल रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ये क्या है? यही है बेटा, क्योंकि दोनों भाषा में हमारा संविधान स्वीकार है, हिंदी में ट्रांसलेशन है, ऑफिशियल ट्रांसलेशन है जिसकी स्वीकार्यता दी गई है, तो चाहे ये लिखें चाहे वो लिखें, कोई परेशानी नहीं। हाँ 19 एक च या एक एफ। जी बेटा,
हिंदी का बाइक सीरीज आती है ए बी ए सी, वैसे नहीं होगा? नहीं समझ पा रहे हैं क्या कर जैसे बाइक की सीरीज आती है ए का बी, बी का सी, जैसे इसमें हाँ इंग्लिश में 26 लेटर है और इसमें ज्यादा है हिंदी में। हाँ, तो इसमें आगे लेके चलेंगे। तो काहे नहीं ए चलेंगे? आ जाएगा, फिर ए बी आ देखिए जाएगा। अभी जो भी संशोधन हुए हैं तो उसी में वो बता रहे हैं कि अब इसको हम क्या मानेंगे हिंदी में। यही ना परेशानी थी भाई। इंग्लिश हिंदी में जैसे मैं बताऊं, जैसे हमारे संविधान का भाग 9 और 9 का 9th है 9A। अब समस्या ये है कि इसमें ठीक ठाक अनुच्छेद जोड़े गए, लेकिन अनुच्छेद 1 था जिसमें सब जोड़ना था 243। अगर जगह होती 243, 244, 245, 243 में ही स्पेस था। पंचायती राज व्यवस्था के लिए चाहे ग्राम पंचायत की बात करें चाहे नगर पंचायत की बात करें, तो सारे अनुच्छेद अब यही इंसर्ट करने थे। सारे अनुच्छेद तो अब यही इंसर्ट करने थे, तो कैसे इंसर्ट करेंगे? अब ए बी सी डी करके ही करेंगे। तो 243 ए से 243 ओ तक, फिर जेड तक, फिर जेड ए से जेड जी तक। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे ही चल रहा है ना। तो वो संवैधानिक रूप से उन्होंने स्वीकारिता दी होगी कि इसको हम हिंदी के किस अल्फाबेट से डिनोट करेंगे। क्लियर है बेटा? वो कोई झंझट है ही नहीं है। आगे बढ़े। हाँ, 19(1) च को, जिसमें संपत्ति का अधिकार तथा संपत्ति की स्वतंत्रता, जिसमें संपत्ति का अधिकार तथा संपत्ति की स्वतंत्रता, वर्ड 3 को समाप्त किया गया। वर्ड 3 को क्या किया गया बेटा? समाप्त किया गया। तो किसको समाप्त किया गया थोड़ा देखो। आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1) च या एफ, जो भी कहे कोई परेशानी नहीं, इसको एलिमिनेट किया गया। किस संविधान संशोधन से बेटा? 44वें संविधान संशोधन, वर्ष 78। ठीक है बेटा? लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि इसको एलिमिनेट नहीं किया गया, इसको संविधान से निकाला नहीं गया, घर से भगाया नहीं गया, कमरा बदल दिया गया। ठीक है कि इस कमरे से भागो, अब इसी घर में वो वाला कमरा तुम्हारा रहेगा। तो ये बड़ी मजेदार स्थिति है कि घर ही से भगा दिए होते, हटाई दिए होते संविधान से, नहीं हटाया। कहा कि अब तुम्हारा कमरा, वो कमरा नंबर 12 से, सॉरी कमरा नंबर 3 से कमरा नंबर 12 होगा। नहीं समझ पा रहे हैं? भाग 3 से उनको भाग 12 में भेज दिया गया। अब फलाने वाले ब्लॉक में जाओ, इस ब्लॉक में नहीं रहोगे। तो इनको भेज दिया गया कहां बेटा? भाग 12 में। तो जाहिर सी बात है 12 ब्लॉक है ना, तो उस ब्लॉक में कोई कमरा वमरा देना पड़ेगा। तो भाग 12 के ब्लॉक में कमरा नंबर दिया गया अनुच्छेद 300 क या ए। तो जो शिफ्टिंग हुई है वो शिफ्टिंग हुई है भाग 3 से भाग 12 में। तो समस्या ये कि ये क्यों किया? अभी तो संविधान में ही है ना। देखो यही सब परेशानी है कि हम खाली लिखते जाते हैं तथ्यात्मक चीजों को और उसको महसूस नहीं करते, बस वहीं वो घेरते हैं आपको। हम लोग LKG के छात्र हैं क्या, जो अंग्रेजी में एक वाक्य लिखा दिया हम रट लिए और परीक्षा में जाके लिख लिए? हमें लिखना भी है और हमें महसूस भी करना है, फील करना है। और जो जितना बेहतर फील करेगा वो उतना बेहतर विद्यार्थी होगा। जैसे मैं एक उदाहरण बता दूं,
एक छोटे बच्चे को आप बताइए जो थर्ड फोर्थ का स्टूडेंट हो, सन इज अ स्टार, या हिंदी में लिखा दो सूर्य एक तारा है, और कहिए 5 मिनट के बाद पूछेंगे नहीं, बहुत पिटाई होगी। 5 मिनट के बाद वो कामा पूर्ण विराम के साथ बताएगा, बता देगा। आप भी बता दोगे, लेकिन उसके बताने में और आपके बताने में अंतर होगा। वो सिर्फ शब्द को शब्द समझता है, बाकी कोई मतलब नहीं है उसके लिए। और आप जब तारा कहते हो, स्टार कहते हो, तो आपको स्टार की अनुभूति होनी चाहिए कि तारा क्या भला होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो उसमें और आप में यही डिफरेंस है, कंटेंट का अंतर नहीं है, समझ का अंतर है। हमें उसको एहसास करना है बेटा, हमें उसकी अनुभूति करनी है, शब्दों को महसूस करना है, वो करना है। ये बच्चे को दे दो, बताओ कि रटो आर्टिकल 31, आर्टिकल 1 सॉरी आर्टिकल 91F को शिफ्ट कर दिया गया भाग 12 अनुच्छेद 300A में, वो नहीं बता देगा। तो आप महसूस करिए कि ऐसा क्यों किया गया, इससे फर्क क्या पड़ा। कोई फर्क तो जरूर पड़ा होगा, क्योंकि अगर फर्क नहीं पड़ा होता ये शिफ्टिंग क्यों होती। तो क्या फर्क पड़ा आपके हिसाब से? इस ब्लॉक से, घर तो छोड़ ही दो, घर तो वही है, लेकिन घर के किसी खास ब्लॉक से हटा के किसी उसी घर के किसी दूसरे ब्लॉक में भेज दिया गया। जैसे हॉस्टल होते हैं ना, कई ब्लॉक में बटे होते हैं, तो कहा गया इस ब्लॉक से कमरा छोड़ो, उस ब्लॉक के फलाना कमरा में जाओ, यही ना हुआ। अब इस ब्लॉक में भेज दिया गया। ये शिफ्टिंग क्यों की गई? और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ढेर सारे बच्चों को लगता है कि इसको हटा दिया गया। तो अच्छी बात यह है कि आपको यह पता है कि हटा नहीं दिया गया, स्थानांतरण किया गया, पोजीशन शिफ्ट की गई। क्या फर्क पड़ा, सोच के बताइए। विकास कार्य, ऐसे विकास कार्य से क्या लेना? संपत्ति का अधिकार पहले लोगों का था, मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार में संविधान के विरुद्ध या न्यायालय के विरुद्ध अगर किया जाए तो विकास कार्य को ध्यान में रखकर के मैंने कुल मिला जुला के हम आपकी बात जहां तक समझ पा रहे हैं वो ये कि संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार में था, और मूल अधिकार में साफ साफ वार्निंग है सरकार को कि आप उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते। अच्छा, करेंगे तो न्यायालय में जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। अरे संविधान में लिखा है तो सीने पे तो चढ़ ही जाएंगे, इसमें कोई कहने की बात थोड़ी है। फिर संविधान में कहाँ लिखा है? मैंने खाली जो मूल अधिकार में बातें लिखी हैं बस उसी को लेकर संविधान में जाया जा सकता है। इसमें एक विधिक अधिकार बन गया है, विधि के द्वारा इसमें किया जाएगा समय समय। मौलिक अधिकार में परिवर्तन मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये परिवर्तन तो खुद ही दिख रहा है। अब सीधे सीधे परिवर्तन ही तो दिख रहा है, उसी परिवर्तन पे बात कर रहे हैं हम लोग। नहीं, कॉन्क्रीट बेटा सोचना है, कॉन्क्रीट सोचना पड़ेगा। देखो संपत्ति, हमारी संपत्ति सरकार ऐसे आके थोड़ी ले लेगी। सड़क बनाते हैं, जमीन हमारी ले लेंगे, ले लीजिए, हमारी मर्जी से लेंगे और हमें मुआवजा देंगे और हम उस मुआवजे से संतुष्ट हों। अभी 6 लेन बनी थी, सब लोग हाईली सेटिस्फाइड थे, है ना? हाँ बिल्कुल। और इतने सेटिस्फाइड थे कि सब लोग तो सुबह उठ के ईश्वर से प्रार्थना ही करते थे कि मेरी वाली जमीन चली जाए तो बड़ा अच्छा है। 6 लेन में था ना, मेरे घर में प्लम्बर आया, प्लम्बर समझते हैं ना, जो पानी की पाइप वाइप ठीक करते हैं, तो बड़ा दीनहीन दशा में साइकिल से, तो कुछ पाइप वाइप का इशू था तो वो ठीक करने आया, तो उसके साथ एक हेल्पर था, असिस्टेंट। तो वो चूंकि हमारे घर का प्लम्बर है, हमेशा आता जाता रहता है, तो उसने मुझे बताया कि सर इसको 1.5 करोड़ रुपया मिला है। तो हमने कहा कि मजाक कर रहा है। तो हमने उससे पूछा कि तुमको 1.5 करोड़ रुपया मिला है? कहा कि हाँ सर। हमको कैसे मिल गया? कहा जमीन हमारी चली गई।
और ऐसी जमीन चलेगी जिसको 5-10 हजार रुपए बीघा ना कोई खरीदे, हिस्सा तो छोड़ दो। मैं तो एकदम शॉक्ड हो गया भाई, 1.5 करोड़ रुपया कम नहीं होता। हाँ हाँ, तो मैंने कहा कि तुम फिर फरारी उरारी काहे नहीं खरीदते, फॉर्च्यूनर वगैरह खरीद लो। तो वो साइकिल से ही चलता है। तो बताया कि नहीं नहीं, तो यही ठीक है सर, साइकिल से ही चलूंगा, क्योंकि इसको हम कहीं भी छोड़ देते हैं। क्योंकि छोड़ देते हो नहीं समझ पा रहे, कहे एक्चुअल में शाम को ना सर वो थोड़ा सा हमारी कुछ परेशानी है। तो शाम को थोड़ा, हाँ हाँ, शाम को ड्रिंक करने के बाद मुझे कुछ याद वाद रहता नहीं, मैं कहाँ हूँ और मेरी साइकिल कहाँ है। इसलिए एकदम थर्ड क्वालिटी की साइकिल है उसकी। हाँ हाँ, वो चेन कवर ओवर रेक ब्रेक कुछ है ही नहीं है। तो इसलिए है कि बता रहा था कोई लेके जाता ही नहीं, क्योंकि अगर सेकेंड हैंड कोई बेचेगा भी तो मुझे लगता है उसको कुछ मिलने उलने वाला है नहीं, वो किलो के भाव शायद बिक जाए। एकदम सुरक्षित रहती है। फिर जब हमें होश आता है तो मेरी साइकिल बगल में रहती है, तो हम घर चले जाते हैं। तो वेरी नाइस भाई, तरह तरह का फॉर्मूला है। हाँ हाँ, अरे भाई अब कौन समझाए, तो उसकी वही जिंदगी ठीक लग रही है। देखो लाइफ की एक बड़ी सुंदर सी फिलॉसफी है कि आप कहाँ संतुष्ट हैं, यही जिंदगी है। आपको क्या लगता है कि फॉर्च्यूनर वाले बहुत संतुष्ट होते हैं? अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो 5 स्टार होटल में जाके लंच डिनर वगैरह करते हैं बड़े खुश लोग होते हैं? नहीं, नहीं भी होते हैं, होते भी हैं, दोनों कहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये कोई लिटमस टेस्ट नहीं है कि जो महंगी गाड़ी से चलता है और 5 स्टार होटल में जाके लंच डिनर कैसा करता है वो धरती का खुश आदमी है। नीड नॉट नेसेसरी। मुझे लगता है कि रिक्शा चलाने वाला धरती का खुश आदमी हो सकता है, क्योंकि ये मानसिक दशा है, एक मेंटल स्टेटस है। और जिंदगी के बारे में अभी तो आप लोग नौजवान हो, यूथ हो, जब ये कहा जाता है कि जिंदगी बहुत छोटी है तो आप लोग एकदम से परेशान हो जाते हैं कि अरे सर कहाँ छोटी है, एकदम नाक में दम हुआ है। कब जिंदगी की आखिरी पड़ाव पे चले आएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। समय बीतने में देर ही नहीं लगती बेटा। फिर आप शॉक्ड हो जाते हो कि अरे अभी तो मैं हाई स्कूल में था, अभी तो मैं इंटर में था, और अभी मेरे दांत वांत टूट गए, बाल वाल सब पक गए। जैसे आप बिजी होते हैं जिंदगी के संघर्ष में, समय बेतहाशा तेजी से बढ़ता है, और ये सब समय लगता ही नहीं कि कुछ बीता। और फिर आपको उस समय जाके बोध होता है कि यार जिंदगी जी लेनी चाहिए थी, थोड़ा खुश हो जाना चाहिए था, और हम तो किस किस पचड़े में पड़े रहे और अब आ गए आखिरी पड़ाव पे। तो भैया जी रोज जिंदगी जी लो, मुझे लगता है बेहतर यही है। फिर एक ने कहा कि तो पढ़ाई लिखाई छोड़ते हैं। नहीं नहीं, पढ़ाई लिखाई काहे छोड़ोगे भाई, पढ़ाई लिखाई भी जिंदगी है। आनंद की तलाश करना है अगर आपको, तो आपको आनंद कहाँ है ये आपको डिसाइड करना होगा। अनर्गल कार्यों में ही आनंद अगर आपको लगता है तो आपकी ये गलत नहीं है। सकारात्मक कार्यों में भी आनंद है, पढ़ाई में भी आनंद है। अरे मैं तो आनंद ले ही रहा हूं बेटा, और यकीन से बता दे अगर मैं पढ़ाई को आनंद नहीं ले रहा होता तो मैं ये काम नहीं कर पाता इतने दिनों से। अरे 20 साल से तो यही खड़े खड़े बिता दिया आपके सामने, और विद्यार्थी जीवन छोड़ दो। तो ये कोई ड्यूटी थोड़ी कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। आपको पैशन नहीं होगा, आपको इसमें एंजॉय नहीं होगा, तो आप काम को नहीं कर सकते। तो कुल मिला जुला के मुद्दे पे आइए कि यहां से हटा के यहां करने का। देखो हम लिखा उखा के बेटा फुर्सत लेने वाले व्यक्ति है नहीं, कोई मतलब बनेगा नहीं कि हम लिखा लें और चलो चलो जल्दी जल्दी हो गया, क्या फायदा है। थोड़ा सा इसके एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ा विश्लेषण करते हैं। ये सब करने का उद्देश्य क्या था? पहली बात ध्यान से सुनो कि पूरे संविधान में अगर कहीं कोई चीज है तो उसका महत्व है। बेवजह संविधान नहीं लिखा गया, खाली मूल अधिकार ही संविधान थोड़ा ही है, हर कुछ संविधान है। और अगर संविधान का उल्लंघन हुआ तो तबाही तो फिर भी मचेगी, ऐसा थोड़ी है। मूल अधिकार थोड़े खास हैं, खास तो सभी हैं, वीआईपी तो सभी हैं, ये वीवीआईपी है, बस इतना सा अंतर है। बस ये समझ लो वीवीआईपी की श्रेणी से वीआईपी श्रेणी में भेज दिया गया, लेकिन न्याय योग्य तो आज भी है। तो फिर क्या क्यों किया ऐसा? अगर इतना बड़ा संकट था तो सिरे से ही हटा दिए होते, खत्म कर दिए होते, संकट ही खत्म हो जाता।
तो ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा किया भी नहीं जा सकता एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कि आप किसी के संपत्ति को ऐसे ही नहीं ले सकते, राज भी नहीं ले सकता। जैसे आपने कहा विकास का कार्य करना है, हॉस्पिटल बनाना है, यूनिवर्सिटी बनानी है, सड़क बनानी है, डेफिनेटली लैंड एरिया की जरूरत पड़ेगी। और लैंड एरिया ही क्यों, बहुत कुछ जरूरी पड़ेगा। जैसे आपने कभी सुना होगा कि गणतंत्र होने के उपरांत हमने सबसे पहला काम ये किया कि जितनी निजी कंपनियां थी उनका हमने राष्ट्रीयकरण कर लिया, नेशनलाइजेशन कर लिया। नेशनलाइजेशन मतलब समझते हो ना, सरकार ने अपने नियंत्रण में कर लिया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, किया ना, पढ़ा है आपने कि बैंक निजी क्षेत्र में थे, सरकार ने सारे बैंक ले लिया। स्टील की कंपनियां निजी क्षेत्र में थी, सरकार ने ले लिया। एयरलाइंस टाटा की थी, सरकार ने ले लिया। टाटा ने कहा कि फिर हम ले लेते हैं वापस। ये तो समय का चक्र है भाई। वो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो टाटा की ही एयरलाइंस होती थी, सरकार ने उसको ले लिया। आज फिर वो दिन लौट आया कि टाटा ने अपनी एयरलाइंस फिर वापस ले लिया। तो जाहिर सी बात है सरकार के पास ये अधिकार होना ही चाहिए कि जब चाहे जिसको चाहे वो नेशनलाइजेशन कर ले। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया ना, फिर बैंकों को निजी कर दिया गया। मुझे लगता है कि आप देखो ढेर सारे निजी बैंक बड़ी हनक से बिजनेस कर रहे हैं। आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, अरे न जाने कितने बैंक है, बोलना बड़ा मुश्किल है आज की डेट में, ये निजी बैंक है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा एक कोचिंग संस्थान है ना बेटा, सरकार जब चाहे तब इसको ले ले। सरकार जब चाहे तब इस कोचिंग को नेशनलाइज कर दे, राष्ट्रीयकरण कर दे, कहे कि अब आज के बाद ये कोचिंग सरकार चलाएगी। कंपनसेशन जो होगा वो हमें देगी, लेकिन सरकार अपने अधिग्रहण में ले लेगी। राष्ट्र हित में, देश हित में, लोगों के हित में अगर ये जरूरी होगा तो ये करना पड़ेगा। तो ये अधिकार तो सरकार के पास होना ही चाहिए बेटा, लेकिन इस अधिकार में बाधा बन रहा था। ठीक है, इस बाधा को दूर करने के लिए किया गया। इसमें अंतर सिर्फ इतना सा आया है बेटा, कुछ बहुत विशेष अंतर नहीं आया। जैसे बच्चों को लगता है कि जमीन आसमान का अंतर कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसमें सिर्फ ये हुआ कि जब ये भाग 3 में था तो इसको 2 उपचार उपलब्ध थे, 2 इलाज आपके पास थे। एक तो ये कि अगर आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, और इसके लिए आपको सहारा लेना था आर्टिकल 32। अभी पढ़ेंगे हम लोग। अब जब वहां चला गया तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। क्लियर है? यू आर नॉट अलाउड। यानी यहां पे आर्टिकल 32 का उपचार उपलब्ध नहीं है। यहां पे एक दूसरा भी विकल्प है, वो विकल्प है हाई कोर्ट का। जो नए बच्चे हैं, जो नहीं पढ़े हैं, वो बिल्कुल ना घबराएं बेटा, ये सब हमें पढ़ाना है, लेकिन चूंकि हमको व्याख्या करना बहुत जरूरी है इसलिए हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं आपसे। हाई कोर्ट में जा सकते हैं, आर्टिकल 226। क्या यहां हाई कोर्ट में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। सिर्फ अनुच्छेद 32 का दरवाजा बंद हुआ है। अनुच्छेद 226 का दरवाजा तो यहां भी खुला था, दरवाजा यहां भी खुला है, क्योंकि 226 ये कहता है कि यदि मूल अधिकारों के साथ साथ किसी अन्य संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन अगर हुआ हो, मूल अधिकार का हुआ हो या किसी अन्य संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो, तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन वही 5 प्रकार के ब्रह्मास्त्र चला सकता है जो सुप्रीम कोर्ट चलाता है। असर वही होगा, असर में जरा भी कमी नहीं होगी। तो बस एक मामला खत्म हुआ है कि आप अब सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन रही बात 5 प्रकार के लेख जारी कराने की, तो मैंने एक बड़ा खूबसूरत सा प्रश्न देखा था बेटा, मुझे बड़ा अपील करता है मैं आपसे बात करूं। कहा कि वर्तमान समय में संपत्ति के अधिकारों को उल्लंघन की दशा में 5 प्रकार के लेख जारी नहीं कराए जा सकते। कथन कारण करके या 2 स्टेटमेंट टाइप का था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो क्या आप पहली वाले वाक्य से सहमत हैं? बिल्कुल कराया जा सकता है, बिल्कुल कराया जा सकता है। बस अंतर ये कि अनुच्छेद 32 से नहीं करा के 226 से कराएंगे।
अरे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार अपेक्षा है, सब जारी कराएंगे। बस 32 से नहीं कराएंगे, 226 से कराएंगे। तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है बेटा। लेकिन हाँ, पढ़ते पढ़ाते समय इतना ही र्यूमर फैलाया जाता है कि जैसे संपत्ति का अधिकार तो जमींदोज कर दिया। ऐसा नहीं किया बेटा, बस उसको शिफ्ट किया, ताकि इसलिए कि सर्वोच्च न्यायालय में हमेशा माथापच्ची ना करनी पड़े। लेकिन ध्यान रखना, एक अंतर और पड़ा कि जहां सर्वोच्च न्यायालय को इस पर सुनवाई करनी ही होगी, वहां उच्च न्यायालय बाध्य नहीं है कि उल्लेख जारी करे ही करे। वो कर भी सकता है, वो नहीं भी कर सकता है। तो थोड़ा सा स्पेस मिला है बस, यानी किसी की संपत्ति के अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो थोड़ा सा स्पेस मिला है। और मुझे लगता है भारत को आप देख लो बेटा, ये कुछ अपवाद वाली चीजें, जैसे बोला कि संपत्ति का अधिग्रहण करना, जमीन को ले लेना, ये थोड़ा अपवाद वाली चीजें, और ये तो मुझे लगता है कंपल्सरी होना चाहिए, क्योंकि देश के विकास से जुड़ी हुई चीजें हैं। और आपका व्यक्तिगत हित अगर प्रभावित होता है या आपके व्यक्तिगत हित को क्षति पहुंचती है, तो सामूहिक हित को लाभ पहुंचता है। आपकी जमीन अगर जाती है तो लोगों के लिए एक रास्ता बनता है जिसपे लोग चलते हैं और आप भी चलें, तो किसी का हित प्रभावित नहीं हो रहा है। आपकी जमीन अगर जाती है ना, तो वहां हॉस्पिटल बनता है, वहां न जाने कितने लोगों को जिंदगियां मिलती हैं। तो अब ये तो नेचुरल लॉ है, ये प्राकृतिक नियम है कि अगर किसी के व्यक्तिगत हितों को क्षति पहुंचा के सार्वजनिक हितों को साधा जाए, तो वहां तक किसको देना चाहिए आप बेहतर समझ रहे हैं। हमारा हित और पूरे आजमगढ़ का शहर का हित आमने सामने हो जाए, एक को अपने हितों की बलिदान देना ही होगा, तो मुझे लगता है आप समझ रहे हैं किसको देना चाहिए, मुझे ही देना चाहिए। यही नेचुरल लॉ है। अरे भाई, फ्रंट पे कुछ बच्चे अपने प्राणों की आहुति दे के ढेर सारे लोगों की जान बचाते हैं ना, तो फ्रंट पे जो बच्चे अपनी जान दे रहे हैं, क्या उनका हित प्रभावित नहीं हो रहा है? हो रहा है। लेकिन उनके हित के प्रभावित होने से अगर सबका हित सध जाता है तो हो जाने दो। एक व्यक्ति शहीद हो जाने से अगर देश बच जाता है तो होने दो शहीद। यही ना फॉर्मूला है भाई। तो ये तो नेचुरल जस्टिस भी कह रहा है कि आपकी अगर जमीन जाती है और उसमें अगर एक सड़क बनता है, तो सड़क क्या किसी खास के लिए बन रहा है क्या? सबका हित हो रहा है। अभी तो दनदनाते हुए लखनऊ जाते हो 3 घंटे में, बड़ा मजा आता है। आ रहा है ना मजा? हाँ, ड्राइविंग का भी आनंद आता है और फिर जर्नी भी एक बड़ी शानदार हो जाती है। तो जिसकी जमीन है वो भी जाता होगा और उसको बड़ा गर्व भी होता होगा कि रास्ता मेरी जमीन पे बना है। अच्छी बात है, क्या परेशानी है? तो कुल मिला जुला के बेटा ये ध्यान रखना कि संपत्ति के अधिकार को डिलीट नहीं किया गया है, संपत्ति के अधिकार का स्थानांतरण हुआ है, एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा गया है। अब अंतर क्या पड़ा? पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो 2 अधिकार था, मौलिक अधिकार भी था, संवैधानिक अधिकार भी था। आज के डेट में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, परंतु संवैधानिक अधिकार तो है ही है आपका। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है, संविधान ने आपको अधिकार दिया है। इतनी बेचारगी नहीं होनी चाहिए बेटा, बिल्कुल है। एक बात मुझे बताइए, आप कोई भी बिजनेस करना चाहो सरकार रोक देगी? आप कोई भी काम करना चाहो, लीगल वर्क, इलीगल करोगे तो बिल्कुल रोक देगी, लेकिन कोई अगर आप लीगल वर्क करना चाहते हो तो सरकार आपको बाधा बनेगी बीच में आके। मैंने कहा ना कि यही आप अगर बोइंग 747 की फैक्ट्री लगाना चाहते हो, हवाई जहाज बनाना चाहते हो, सरकार आके कह देगी कि नहीं नहीं, यहाँ पे हवाई जहाज की फैक्ट्री नहीं बनेगी। बिल्कुल बनेगी। पर्यावरण वगैरह या अन्य चीजों की परेशानी अगर नहीं है तो बिल्कुल बनेगी, बनाइए। सरकार ये थोड़ी कहेगी कि भाई जहाज बना रहे हो कहाँ बेचोगे, खरीदार उड़दार है, सरकार से इसे कोई लेना देना नहीं। आप अगर अडानी से ज्यादा रईस बनने जाएं वैध ढंग से, सरकार रोक देगी कि नहीं नहीं, अब अडानी से धनी नहीं होना है आपको। नहीं भैया, आपके पास अगर क्षमता है, आपके पास अगर कैलिबर है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास विवेक है, आप किसी ऊंचाई को छूइए। सरकार सहयोगी ही बनेगी, सरकार आपके लिए बाधा कभी खड़ी नहीं करेगी। लोगों का उदाहरण आपने देखा, मुझे लगता है कि मुकेश अंबानी तो छोड़ दो, लेकिन इनके पिताजी जो थे उनके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। अडानी के बारे में तो खुद ही पढ़ा होगा, नौकरी करते थे, जॉब करते थे प्राइवेट सेक्टर में, तो अपने बुद्धि विवेक और कौशल के बिना पे ये सब किया होगा।
आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, बस कोई कर नहीं पाता। अपॉर्चुनिटी तो ही है, तो यही सब तो राइट होने चाहिए ना हमारे, वो सब है बेटा, थोड़ा लिख ले। हाँ, इसे हटाया गया, ये लिख लिया बेटा, समाप्त किया गया। तथा इसे संविधान के भाग 12 में, इसे संविधान के कहा बेटा, भाग 12 में। अच्छा, भाग 12 की टाइटल क्या है? अगर भाग है तो बेटा टाइटल होगी। और ये टाइटल वाइटल याद रखना, यहां बहुत घेर लेते हैं। अभी मैंने भाग 11 देखा था, आपकी परीक्षा में पूछते हैं। खाली आपको भाग 11 पता होता तो हम पकड़ लेते कि झूठ बोल रहे हैं। सुन लो, हमारे संविधान के 2 भाग, लगभग लगभग सगे भाई जैसे हैं, दोनों को साथ ही रहना होता है, भाग 11 और भाग 12। जितनी भी संघात्मक व्यवस्थाएं होती हैं दुनिया में, संविधानों की जितनी भी, उसमें एक चीज जरूर लिखा जाता है, लिखना ही पड़ता है, केंद्र राज्य संबंध। वो चैप्टर बनाना ही पड़ता है। तो चूंकि हम भी पूरा संघात्मक भले ना हो, लेकिन डिजाइन तो कुल मिला जुला के हम लोग की संघात्मक ही है, तो हमारे भी संविधान में है केंद्र राज्य संबंधों का 2 चैप्टर बनाया गया। चैप्टर 11 यानी भाग 11 और भाग 12, बस। तो भाग 11 और भाग 12 में केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा की गई है। आप कहेंगे ये कहाँ चर्चा की गई है? अच्छा, क्यों ना चर्चा की जाए, क्यों ना चर्चा की जाए। और अगर चर्चा नहीं की जाएगी तो मुझे लगता है संघात्मक व्यवस्था में झगड़े की सबसे बड़ी विषय वस्तु बनने वाली है। शक्तियों को बांटा गया है, अरे कुछ बोलेंगे हाँ ना? केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बांटा गया है ना? केंद्र कहाँ है? दिल्ली में। अरे दिल्ली केजरीवाल की है यार, ऐसे काहे बोल रहे हो? केंद्र कहीं है ही नहीं है। केंद्र कहाँ है? केंद्र एक काल्पनिक शब्द है, राज्यों का समूह केंद्र है। वो एक कहते हैं ना, कल्पना की चीज है। केंद्र कहाँ है भाई? नहीं है कहीं केंद्र वेंद्र, तो ये ध्यान रखना। तो जाहिर सी बात है कि बांटा गया कि भाई ये काम आप करेंगे, ये काम आप करेंगे। ठीक है, एक घर का बंटवारा तो ठीक से हो ही नहीं पाता। एक घर में जब बंटवारा होता है, 2 भाइयों बंटवारा होता है, तो भी बड़ा ठीक से नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ चीजें समझ में नहीं आती इनको कैसे बांटे। जैसे गांव में अगर बात करें तो एक ट्रैक्टर था साझे वाला, कैसे बांट लोगे? 2-2 पहिया ले लोगे। एक पेड़ था साझे में लगा था, कैसे बांट लोगे? अब समझौता तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, सब बांट लोगे, माँ बाप को कैसे बांट लोगे? बड़ी भारी परेशानी है कि साझी चीजों को बांट पाना एकदम साफ साफ बहुत संभव नहीं है। जमीन बांट लोगे, प्रॉपर्टी बांट लोगे, चलो घर भी बांट लोगे, लेकिन बहुत कुछ चीजें घर में ऐसी होती हैं जिसे आप बांट नहीं पाएंगे, संभव ही नहीं होता। तो ये तो घर में अगर इतनी आफत है तो ये तो देश है, इसमें आप हर चीज को बांट लोगे? एक बात मुझे बताइए, मैं भारत का भी हूं, मेरे ऊपर मोदी जी का भी नियंत्रण है, मेरे ऊपर योगी जी का भी नियंत्रण है ना? कर योगी जी भी लेंगे हम ही से, और हम ही से कर मोदी जी भी लेंगे। तो हो सकता है योगी जी नाराज हो जाए, काहे हमारे आदमी से ज्यादा कर ले रहे हो भाई? आप कहाँ ज्यादा लोगे? हमारे लोग हैं, हमारे प्रदेश के लोग हैं, हम ज्यादा लेंगे? झंझट तो बहुत जगह हो सकता है ना बेटा, इसलिए साफ साफ लिखना पड़ता। अच्छा, एक चीज बताओ, ये पढ़ाने की चीज तो नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है आपके दिमाग में स्वाभाविक रूप से आ गया कि संसद पूरे भारत के लिए विधि का निर्माण करेगी। संसद जो कानून बनाती है पूरे भारत के लिए करती है, ये कैसे मालूम चला? हरी सर, संसद है तो पूरे भारत के लिए तो बनाएगी। अच्छा, लिखा है संविधान में, साफ साफ लिखा है कि संसद संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। पढ़ेंगे भैया हम लोग, आप लोगों को नहीं पढ़ाए थे, छोड़ दिए थे, वहां यहाँ पढ़ाएंगे। तो केंद्र राज्य संबंध पे हम चर्चा नहीं कर पाए थे पिछली बार, इस बार करेंगे। किस क्षेत्र में बनाएंगे? तो क्षेत्र से 2 अर्थ हैं,
एक भौगोलिक क्षेत्र क्या होगा, एक आधिकारिक क्षेत्र क्या होगा, दोनों बताना पड़ेगा। तो भौगोलिक क्षेत्र तो क्लियर हो गया कि संसद संपूर्ण भारत या उसके भाग के लिए बनाएगी, और राज्य विधानमंडल के बारे में कहा गया कि ये संपूर्ण राज्य या उसके भाग के लिए बनाएंगे। एरिया तो डिसाइड हो गया। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट है? जब ये कहा जा रहा है कि केंद्र संपूर्ण भारत या उसके भाग के लिए विधि बनाएगी, तो उसका भाग तो उत्तर प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश के लिए विधि बनाएंगे। और उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए क्या कहा गया कि पूरे प्रदेश या उसके भाग के लिए बनाए। तो हम भी बना रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, तुम भी बनाओ हम भी बनाए, तो हो सकता है भिड़ंत हो जाए। इसलिए आधिकारिक क्षेत्र भी डिफाइन कर दिया गया, इन इन विषयों पे ये बनाएंगे, इन इन विषयों पे ये बनाएंगे, तब में झंझट खत्म हुआ। ये सब लिखा गया है बेटा, विस्तार से लिखा गया है, डिटेल में लिखा गया है। तो जो भाग 11 है ना बेटा, उसमें प्रशासनिक और विधायी संबंधों की चर्चा की गई। भाग 12 में सिर्फ और सिर्फ वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई। क्योंकि वित्त का ही मामला था, इसलिए इसको भाग 12 में ही ले जाके रख दिए। ये केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का चैप्टर है, भाग 12। भूलिएगा नहीं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो नाम खाली पूछ ले रहे हैं, और इसी बार नहीं, हम पिछले 1-2 बार से देख रहे हैं। तो ये सब दिमाग में रखना है बेटा। क्लियर है? तो इसको हमने भाग 12 में जो रखा, तो भाग 12 का जो चैप्टर है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, क्योंकि वित्त बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है किसी सरकार के लिए, इसलिए वित्त के लिए अलग से हमने चैप्टर ही लिख दिया भाग 12, जिसमें केंद्र राज्य में कैसे कैसे कर लगेगा, करों का बंटवारा कैसे कैसे होगा, कौन कितना लेगा नहीं लेगा, ये सब बड़े डिटेल में, जैसे जीएसटी पीएसटी जो आया होगा वो सब भाग 12 के ही अधीन गया होगा। क्लियर है बेटा? देख लें, अनुच्छेद 300 क में भाग 12 तो लिखा है ना बेटा, में स्थापित किया गया। अब तो थोड़ा लिख ही लो, एक लाइन और लिख लो। लिखें, भाग 12 केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के लिए है। भाग 12 किसके लिए है बेटा? केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के लिए है। तो चलो एक झंझट और निपटा दिया हम लोगों ने। तो अब जो मूल अधिकार हमारे बचे 44वें संविधान संशोधन के उपरांत, वो 7 प्रकार से घट के 6 प्रकार हो गए। तो उसको भी जोड़ लीजिए। वर्तमान समय में मूल अधिकार 6 प्रकार के हैं। तो शुरुआत हो जाए बेटा आज, है ना? तो देखो, अब डिमार्केट नहीं करेंगे बेटा, अब शुरू कर देंगे, नहीं तो इसी में खाली घूमते घूमते रह जाएंगे। तो जो 6 प्रकार बचा, उसमें हर प्रकार मुझे लगता है एक चर्चा हम लोग करेंगे। तो पहला जो प्रकार है बेटा, उसकी हेडिंग बनाइए और आज शुरू कर देते। 6 प्रकार होगा ना? तो पहला प्रकार जो है उसका नाम दिया गया है जी बेटा, समानता का अधिकार। आप भी बनाइए हेडिंग। पहला जो प्रकार है वो क्या है बेटा? समानता का अधिकार। तो जाहिर सी बात है, 12 हो ही गया, 13 हो ही गया, तो अब तो 14 से ही शुरू होगा। और 14 से लेके 35 तक का मामला है, 35 तक का मामला है। लेकिन अमूमन बच्चे उच्चे जब घर वार पे पढ़ते हैं संविधान, तो उनकी पढ़ाई 14 से शुरू होती है। ठीक है, अनुच्छेद 14 से शुरू होकर अनुच्छेद 32 पे खत्म हो जाती है। 33, 34, 35 में क्या लिखा है भाड़ में जाए, नहीं पढ़ना है सब बेटा, कोई छोड़ना नहीं है। 12 आपने, अरे एक चीज बताओ, 13 ना हो तो फिर तो कहानी ही खत्म है। तो ऐसे थोड़ी हल्के में है सब कुछ।
तो ये पहला क्या है बेटा, समानता का अधिकार। तो कुछ अनुच्छेद होंगे, लिख ले कहां से कहां तक, सबको याद होगा। 14 से 18 तक लिख ले, अनुच्छेद 14 से 18, 14, 15, 16, 17, 18, कितने अनुच्छेद? अरे 14, 15, 16, 17, 18, है ना। अच्छा, एक तो और अधिकार है हम लोगों का संभवतः, जो 6 प्रकार है उसी में स्वतंत्रता का अधिकार भी है, 19 से लेके 22 तक, यही ना। कई अनुच्छेद? 19, 20, 21, 22, 5 अनुच्छेद। एक बच्चा एकदम नाराज हो गया कि पहली बार गलती हो गई थी, इस बार एकदम सही गिन रहे हैं सर। उधर तो 14 से 18 वाले में गलती मान लो हो गई थी, यहां सही गिन रहे हैं। अरे 19, 20, 21, 22 नहीं, एक बीच में संशोधन हो गया था जिसे अब नहीं गिन पा रहे हैं, 21 का। बहरहाल इस पर नजर रखिएगा बेटा, हंसी मजाक वाली चीजें हैं लेकिन नुकसान भरपूर हो जाएगा, क्षति बराबर हो जाएगी। एक की चर्चा शुरू करते हैं बेटा, अनुच्छेद 14 लिखें और व्याख्या भी करेंगे। अच्छा, शुरू करने के पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अभी तो शुरुआत हो ही रही है, उसके पहले थोड़ा सा सब कहानी वानी साफ हो जानी चाहिए। जितने हमारे मूल अधिकार हैं, ठीक है, वो सभी के सभी नागरिकों को उपलब्ध है। यानी जितने मूल अधिकार हैं वो सारे के सारे मूल अधिकार भारत के नागरिकों को उपलब्ध कराए गए, लेकिन सारे मूल अधिकार विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। ठीक है, बहुत ढेर सारे ऐसे अधिकार हैं जो हम विदेशियों को नहीं देते। क्लियर है? तो वो अधिकार हम लोगों को पकड़ना पड़ेगा जो हम विदेशियों को नहीं देते। सुन रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? तो जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, फिर से बोलो मेरे साथ, 15, 16, 19, 29, 30, जल्दी जल्दी, 15, 16, 19, 29, 30। पहाड़ा जैसे याद करते हो उसे याद करो, 4, 6, 10 बार बोलोगे याद हो जाएगा। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 19, 29 और 30 में जो मूल अधिकार है ये हम विदेशियों को नहीं देते। इसके अलावा जो मूल अधिकार हैं उस पर हम दोनों लोगों का अधिकार है, यानी नागरिकों का भी है और विदेशियों का। ये जो अधिकार मैंने बोला इस पे सिर्फ और सिर्फ नागरिकों का अधिकार है, हम विदेशियों को नहीं देते। तो ध्यान रखना 14 उस लिस्ट में नहीं है, ये है। हाँ, तो इस पे नजर बनाए रखना, जब हम पढ़ाएंगे तो लिस्ट तैयार रहे, मिला लो फट से। इसका क्या मतलब है कि 14 में जो अधिकार है वो हम विदेशियों को भी देते हैं। एक बच्चे ने कहा कि पढ़े तो सर बहुत, कहीं दिखा नहीं ऐसा लिखा हुआ, ये आप कहां से छांट के निकाल लिए? नहीं तो आप भी निकाल लोगे, शब्द को पढ़ना क्या लिखा है। जिसके पहले ये लिखा है किसी व्यक्ति को और जिसके पहले ये लिखा है किसी नागरिक को, इतना तो समझदार आपको होना पड़ेगा। जहां व्यक्ति लिखा गया वहां नागरिक अनागरिक दोनों शामिल होंगे। एज अ ह्यूमन, एक मनुष्य के रूप में बात की जा रही है, जो व्यक्ति बात की जा रही है। लेकिन जब कहा गया कि नागरिकों में, तो तय हो गया कि विदेशियों को नहीं है। इसलिए 15 की लाइन आप ध्यान दीजिएगा, उसमें साफ साफ लिखा है नागरिकों में, 16 में लिखा है नागरिकों में, 19 में लिखा है नागरिकों में, बाकी हर जगह लिखा है व्यक्ति में। यहाँ क्या मिलेगा आपको? व्यक्ति। 15 की लाइन में आपको क्या दिखेगा? व्यक्ति शब्द दिखेगा। व्यक्ति शब्द ही कहानी, सॉरी 14 में व्यक्ति शब्द ही आपको बता देगा कि अधिकार दोनों को उपलब्ध है। बस ऐसे ही पकड़ते हैं, और कौन सा तरीका है? वो अनुच्छेद लिख के लास्ट में नोट थोड़ी लिखा गया है कि खाली नागरिकों को है या विदेशियों को, शब्द पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा।
हो गया भैया, चला जाए 15 पे। अरे ऐसे ऐसे भागोगे तब तो मुसीबत ही हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा रुकिए, इसमें दो शब्द आए हैं बेटा, अंडरलाइन करिए। विधि के समक्ष समानता, विधियों के समान संरक्षण, है ना। इन दोनों का पोस्टमार्टम तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर खेल बिगड़ जाएगा। 14 से लेके 18 तक क्या कहता है बेटा, समानता। मैंने एक बात तो तय है कि हम लोग के दिमाग में आ जाना चाहिए कि 14, 15, 16, 17, 18 में जो भी बातें लिखी होंगी वो क्या लिखी होंगी अभी तो पढ़ना है हम लोगों को, लेकिन कॉमन सेंस ये समझ पाना चाहिए आपको कि इसमें जो भी बात लिखी गई होगी वो समानता लाने के लिए लिखी गई होगी। क्लियर है। और एक बात और सुन लो, पहले ही क्लियर कर लो कि समानता के नियम का कड़ाई से पालन अगर किया जाए, यानी जो समानता की बातें की जाती हैं अगर इसको हम कड़ाई से पालन करें तो इससे समानता नहीं असमानता आ जाती है। समानों में समानता हो सकती है, असमानों में समानता नहीं हो सकती। और असमानों में अगर समानता का नियम का पालन किया आपने तो आपने बेईमानी किया है। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। हम समझा रहे हैं बेटा, वही काम है मेरा। आप देखते हो स्पोर्ट के इवेंट्स जब होते हैं तो पुरुषों के और महिलाओं के अलग अलग होते हैं। 100 मीटर की दौड़ पुरुषों की, 100 मीटर की दौड़ महिलाओं की, रेसलिंग पुरुषों की, रेसलिंग महिलाओं की। यानी स्पोर्ट इवेंट में हॉकी पुरुषों की तो हॉकी महिलाओं की। कहा खिचड़ी रहे, हाँ पुरुष महिला दोनों रहे खिलाड़ी एक तरफ। कल को एक्सपेरिमेंट कोई करे वो अलग चीज है, तो आजकल के डेट में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। लेकिन अमूमन आप देखते हो टेनिस पुरुष चैंपियनशिप, महिला चैंपियनशिप, ये कहा है भाई। तो सबसे बड़ा डिमार्केशन तो आप ही करके बैठे हो स्त्री पुरुषों में। कोई खेले बैडमिंटन चैंपियनशिप, अब सामने पुरुष रहे चाहे महिला रहे, कोई रहे, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। थॉमस कप, उबेर कप, बैडमिंटन चैंपियनशिप है, थॉमस कप पुरुष चैंपियनशिप है, उबेर कप महिला चैंपियनशिप है। काहे डिमार्केशन है, स्त्री और पुरुषों के बीच में हमने विभेद किया है और फिर चिल्लाते हैं कि पुरुषों के बीच में विभेद नहीं रहना चाहिए। मत करो। और देखो 100 मीटर दौड़ में कभी कोई महिला चैंपियन नहीं बनेगी, वर्ल्ड चैंपियन तो नहीं ही होगी। अरे हुसैन बोल्ट के आगे कौन टिकने वाला है भाई। तो ये डिमार्केशन क्यों किया गया, बुरे के लिए कि स्त्री पुरुषों में विभेद हो जाए? नहीं, अच्छे के लिए, अच्छे के लिए किया गया। तो ध्यान से सुनना, पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं ताकि बाद में झंझट ना हो। समानता के नियम का पालन कड़ाई से अगर किया जाए तो इसे समानता नहीं असमानता आती है। समानता के नियम का पालन समानों में करना चाहिए, समानता के नियम का पालन असमानों में नहीं करना चाहिए। समझ पा रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति है जो विकलांग है, एक व्यक्ति है जिसको आंख से नहीं दिखाई देता, दौड़ आप कराओगे, सब साथ दौड़ेंगे, विकलांग भी, अंधा भी और ऐसे भी, तो आप समानता नहीं ला रहे हो। कहने के लिए तो दिख रहा है समानता का नियम है, यहां किसी और किसी के बीच में विभेद नहीं किया जाएगा, लेकिन वास्तव में आप समानता नहीं ला रहे हैं, आप असमानता ला रहे हैं। इसलिए आप देखते हैं विकलांगों का खेल अलग होता है, उनको अलग रखा जाता है क्योंकि वो असमान लोग हैं। हाँ, उन असमानों में समानता का नियम लगाया जा सकता है। क्लियर है बेटा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि समान, जैसे आप अक्सर, ये भारत की बहुत बड़ी डिबेट है रिजर्वेशन, आरक्षण। तो प्रथम दृष्टया आपको ये लगता है कि आरक्षण से असमानता लाई जा रही है, किसी को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं और किसी को विशेष सुविधा नहीं दी जा रही है। तो प्रथम दृष्टया कुछ लोगों को जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं उनको ये लगता है कि ये तो असमानता वाली बात है। नहीं बेटा, कभी कभी असमानता का नियम लागू करके समानता लाई जाती है। जैसे एक व्यक्ति है 5 फीट का, एक व्यक्ति है 5 फीट 8 इंच का, दोनों की लंबाई बराबर करनी है, तो जो लंबा उसका पैर काट दो।
एक ये तरीका है, एक निकाक नहीं, नीचे से नहीं ऊपर से छोटा कर दे। अरे ऐसा मत करना, ऊपर से छोटा करोगे तो मर ही जाएगा वो, है ना, गर्दन ही काट दो उसकी। तो ये ठीक बात नहीं है, ये नकारात्मक समानता ला रहे हैं आप। पॉजिटिव ये है कि जो छोटा है उसके पैर के नीचे ही 4-6 ईंटें जोड़ दो, उसे कहो बेटा तुम इस पे खड़े हो, तब ना दोनों की लंबाई बराबर होगी। संविधान ने यही किया है कि जिनकी लंबाई कम है उनके पैर के नीचे ईंटें कुछ रख दिया, इस पे तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारी भी लंबाई ठीक हो जाएगी। अब वो ये थोड़ी कर रहा है कि जो लंबे हैं उन्हीं की लंबाई कम की जा रही है, लेकिन उनको ये लगता है कि मेरी लंबाई कम की जा रही है। ऐसा नहीं है, आपको अवसर तो दिया ही जा रहा है, किसी खास को विशेष अवसर दिया जा रहा है ताकि वो भी आपके बराबर आ पाए। तो इस नियम को ध्यान रखना। बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि समानता के नियम की बात की जाती है तो फिर असमानता काहे की जाती है, तो गलतफहमी है आपको समानता के बारे में। मैंने बार बार कहा, इससे अच्छा शब्द नहीं है मेरे पास, कि समानता के नियम का कड़ाई से पालन करने पर असमानता पैदा होती है। हाँ, समानों में समानता के नियम का कड़ाई से पालन होना चाहिए, असमानों में समानता के नियम का कड़ाई से पालन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको समान बनाने के लिए क्या करना होगा? असमानता का नियम लागू करना होगा। और जब असमानता का नियम लागू करेंगे तो कभी कभी इससे समानता आती है। क्लियर बेटा? इस बात को समझना है। और मुझे लगता है ये दोनों शब्द उसी को डिफाइन करते हैं। ये दोनों शब्द जो आपने अंडरलाइन किया है वो इसी को डिफाइन करते हैं। पहला शब्द क्या है, जरा बोलो बेटा। विधि के समक्ष समानता, इसको कहते हैं हम लोग इक्वेलिटी बिफोर लॉ, है ना बेटा? मतलब क्या है इसका? नहीं, इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब यह है कि कानून के सामने सब एक बराबर है, कोई छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, उच्च वर्ग निम्न वर्ग नहीं है। विधि के सामने सब एक बराबर है, यानी विधि सबको एक बराबर ट्रीट करती है। वास्तव में ये जो अवधारणा है ये यूके की अवधारणा है। कहां की बेटा? यूके की। यह भी पूछा गया आपसे। और वास्तव में यूके में एक विधि शास्त्री थे, डायसी। नाम सुना होगा, नाम परिचय के मोहताज नहीं है। तो डायसी ने एक नियम दिया था, रूल ऑफ लॉ। उन्होंने कहा था कि किसी के ऊपर व्यक्तियों को शासन नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति बायस्ड हो सकता है, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है, अपने जाति धर्म आदि से प्रभावित हो सकता है। तो किसी के ऊपर, यानी शासन व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, शासन विधि को करना चाहिए। इसीलिए आपको पता है कि भारत पे शासन व्यक्ति नहीं करते, भारत पे शासन विधि का है। अरे नेता लोग भाषण देते हैं, एक से एक विचित्र नेता, जो पता नहीं अभी कक्षा 5 भी पास हुए हैं कि नहीं हुए, लेकिन एक शब्द बड़े धड़ल्ले से बोलते हैं, भारत पे कानून का शासन है। अरे बड़ा सुंदर शब्द बोला, बड़ा खूबसूरत शब्द बोला, मतलब पता है इसका? मतलब भले ना पता हो, लेकिन सुनी सुनाई बात है कि कहीं भी आप बोल सकते हैं भारत पे कानून का शासन है। बिल्कुल है, भारत पे संविधान का शासन है। एक ने कहा तो मोदी जी का शासन है। अरे नहीं, गलत फहमी है आपकी। मोदी जी शाश्वत नहीं है, मोदी जी अजर अमर नहीं है, संविधान अजर अमर है, वो रहेगा और ये तो आते जाते रहेंगे। संविधान ने कहा है कि मोदी जी आइए, आपका स्वागत है, शासन करिए, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप, तो शासन कर रहे हैं। संविधान ही एक बार उनको मना करेगा, संविधान ही एक बार किसी दूसरे को बुलाएगा। संविधान ने ही नेहरू को बुलाया, संविधान ने इंदिरा जी को बुलाया, अभी मोदी जी को बुलाया, देखो किसको बुलाता है आगे। तो असली जो प्लेयर है भारत में वो कौन है बेटा? संविधान। और संविधान अगर है
तो विधि का शासन। ये क्या कह रहे थे डायसी, थोड़ा समझ लें। डायसी ने कहा कि सोच के, समझ के, विचार करके, तर्कपूर्ण ढंग से, रिजनेबल ढंग से विधि बनाइए। कानून जो बनेगा वो सोच के, समझ के, विचार करके, डिबेट करके, चर्चा करके, पक्ष विपक्ष सब कुछ सुन के कानून बनाइए। वो फिल्टर्ड चीज होगी और अब उसको शासन करने दीजिए। अब वो तो उनको भी दंडित कर देगा जिन्होंने इसको बनाया है, बख्शेगा उनको भी नहीं। तो कानून का शासन होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए। विधि के शासन की ही ये सोच है कि विधि के समक्ष सब एक बराबर होंगे, यानी विधि किसी को बाइफरकेट नहीं करेगी। तो यही ना समानता का नियम है। विधि कहती है कि मेरे सामने सभी लोग समान हैं, तो जो विधि होगी वो सबके साथ एक समान व्यवहार करेगी। ये तो पहला हो गया बेटा। ये ध्यान रखना कि अवधारणा कहाँ की है बेटा, यूके की है। और इसके पीछे जो फिलॉसफी है वो फिलॉसफी है डायसी की, रूल ऑफ लॉ। अरे मैं आपको बताऊं, आपकी परीक्षा तो बड़ी अच्छी परीक्षा है, इसीलिए मुझे बड़ा ग्लानि होती है कि आजकल परीक्षाओं को मैं क्या डिमार्केट करूं कि कौन सी बड़ी परीक्षा, कौन सी छोटी परीक्षा। छोटी छोटी परीक्षाओं में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि हलक सूख जा रहा है लोगों का। सिपाही की परीक्षा में पूछा गया, अब मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा वर्ष है, पेपर होगा मार्केट में देख लेना। विधि का शासन संविधान के किस अनुच्छेद में है, कानून का शासन की अवधारणा संविधान के किस अनुच्छेद में है। आप पूरा संविधान पढ़ जाओगे, कहीं साफ दिखेगा ही नहीं। ये सब प्रश्न सिपाही में पूछा जाना चाहिए, सिपाही की परीक्षा में पूछा गया। अनुच्छेद 14 में ही है। अनुच्छेद 14 का जो पहला भाग आपको दिख रहा है, यही तो कहता है कानून का शासन है, विधि का शासन। ठीक है, तो अब अगर आप ये नहीं पढ़े हो, अच्छा कांस्टेबल के लिए पढ़ाने वाले लोग पढ़ाएंगे ये सब डिटेल में जाके, लेकिन परीक्षा अब कहाँ कांस्टेबल की रह गई, कहाँ भाई गेंदबाज आजमगढ़ के भी हैं और वो ऑस्ट्रेलिया के भी हैं। आजमगढ़ वाला काठो गेंद ऐसी फेंक देगा ना कि ऑस्ट्रेलिया वाले भी नहीं फेंक पाएंगे। तो यही हो रहा है आज के कंपटीशन में, तरह तरह के गेंदबाज हैं और ऐसी ऐसी गेंदबाजी दिख जा रही है कि पूछो मत, शॉक्ड हो जा रहे हैं लोग। बहरहाल क्लियर हुआ बेटा, अवधारणा कहाँ की है, पटेल की है। एक लोकल मैच खेलने गए सचिन तेंदुलकर, जब बड़े अपने चरम पे थे तो उत्साह बढ़ाने के लिए लोकल टीम के साथ मैच खेलने गए और वहां का लोकल बॉलर पहली बॉल पे बोल्ड कर दिया। तो कोई बोल्ड हो जाता है साहब यहाँ, ठीक है। और लोकल मैच को देख के हल्के में मत लीजिएगा, ये भी बड़े घमासान हो जाते हैं। 12 दूसरा, विधियों का समान संरक्षण, इसको हम लोग कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है बेटा, इसका क्या मतलब है, तो लग रहा है यही मतलब है, नहीं ये मतलब नहीं। समान स्थितियों में विधियां समान व्यवहार करेंगी, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ये कि समान परिस्थितियों में विधियां समान व्यवहार करेंगी। मतलब कि परिस्थितियां अगर समान नहीं है तो अलग भी व्यवहार कर सकती है। अरे इसका तो यही अर्थ निकलता है ना कि समान परिस्थितियों में विधियां समान व्यवहार करेंगी। मतलब अगर परिस्थितियां समान नहीं है तो विधियों का व्यवहार भी बदल सकता है। इसका मतलब है कि अलग अलग परिस्थिति वालों के लिए अलग अलग विधि हो सकती है। लोगों को वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, फिर उस वर्ग के लिए अलग विधि हो सकती है, लेकिन जिस वर्ग के लिए जो विधि होगी उस विधि के लिए ये वाला नियम लागू होगा। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। मैंने पहले ही बोला था कि समानता के नियम का कड़ाई से पालन करने से असमानता आएगी। असमानों के लिए पृथक नियम होना चाहिए, लेकिन असमानों के लिए जो पृथक नियम होगा उस नियम में समानता के नियम का पालन होगा।
पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं। रिजर्वेशन की कैटेगरी में जो लोग आएंगे उन सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि उनको अलग वर्ग बना दिया गया। हाँ, बाद में एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आप वर्गों में तो बांट सकते हैं, वर्गों को वर्गीकृत नहीं कर सकते, जिसकी बार बार कोशिश हो रही है कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है ना बेटा। अब ये सरकार कभी कभी ये बुद्धि लगाने लगती है कि 27% को अलग अलग जातियों में बांटने लायक है। इतनी जातियां हैं कि 1-1% भी अगर बांटोगे तो मुझे लगता है नहीं हो पाएगा। बोल नहीं रहे हैं। तो ओबीसी के लिए जो आरक्षण है 27%, उसको रहने दिए, अब उसको वर्गीकृत मत करिए, अलग अलग जातियों में इसको ना बांटे कि 2% फलाने को, 1% धमाके को, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते आप। एक ही जाति के 27% हो जाए, कोई आपत्ति नहीं है, किसी अन्य जाति का पूरा हो जाए, कोई आपत्ति नहीं। मतलब समझ पा रहे हैं? लिखना पड़ेगा। अभी दूसरा वाला नहीं ना लिखे हो, अभी यही लिखे हो ना, थोड़ा इसको डिफाइन कर लिया जाए। लिखें, यह ब्रिटेन की अवधारणा है। पहला वाला क्या बेटा? ब्रिटेन की अवधारणा है। यह डायसी की विचार, यह ब्रिटेन की अवधारणा है, जो डायसी के विचार रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन से प्रभावित है। अर्थात विधियों के समक्ष, अर्थात विधियों के समक्ष सभी क्या होंगे बेटा? समान होंगे। विधियों के समक्ष सभी लोग समान होंगे। क्लियर है बेटा? कोई डाउट हो तो बेटा बात करो, अगर कंफ्यूजन आपको होगा तो आप ही को तकलीफ होगी। ये कह रहा है कि विधि सबके लिए एक बराबर व्यवहार करेगी, ये तो नहीं कह रहा कि सबके लिए एक ही विधि होगी। ये तो ये बोल रहा है कि जो विधि बनेगी वो सबके लिए एक बराबर व्यवहार करेगी। लेकिन इसका क्लास 2 कह रहा है कि समान परिस्थितियों के लिए विधियां समान व्यवहार करेंगी। इसका क्या मतलब है? ये परिस्थिति अगर अलग होगी, विधि अलग व्यवहार करेगी। इसका मतलब एक और निकल रहा है कि अलग परिस्थिति के लिए अलग विधि हो सकती है, लेकिन वो जो विधि बनेगी अलग परिस्थिति वालों के लिए, वो उनके लिए समानता के नियम का पालन करेगी। तो दोनों एक दूसरे से पृथक पृथक नहीं, पढ़ के तो लग रहा है दोनों तो एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत नहीं है बेटा, सहयोगी है। यानी अब इसको पहले रखो, इसको बाद में रखो। अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग विधि होगी, और जिस परिस्थिति के लिए जो विधि होगी उस परिस्थिति में एक समान व्यवहार करेगी। बस सिंपल सी बात है। मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा बेटा। आगे लिखो दूसरा, विधियों का समान संरक्षण। हम बहुत डिटेल में हैं बेटा, ठीक है? इतने डिटेल में आईएएस में भी शायद पूछे, तो ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा भी कुछ संभव है। तो जितना हो सकता है मैं बात कर रहा हूँ। पीसेस ऊसेस में तो एकदम आप आनंद में रहोगे, घबराने की जरूरत नहीं है। बस खाली यही पूछेगा कि विधि की समक्ष समानता की अवधारणा कहाँ है किस अनुच्छेद में। तो ये सब ABCD होगा हम लोगों के लिए। आगे बढ़े, ये अवधारणा कहाँ की है बेटा? ये यूएसए की अवधारणा है। ये अवधारणा कहाँ की है? यूएसए, अमेरिका के संविधान की अवधारणा है। अर्थात समान परिस्थितियों में विधियां समान व्यवहार करेंगे। अर्थात समान परिस्थितियों में विधियां क्या करेंगे बेटा? समान व्यवहार करेंगे। अर्थात या, ऐसे करके लिखो, या अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग विधि हो सकती है। अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग विधि हो सकती है।
क्लियर हुआ बेटा? कोई डाउट? तो आज यही समाप्त करेंगे, कल आगे बढ़ेंगे। देखो मुझे वक्त दीजिए, घबराइए मत। और जितने दिन में हम आपको मूल अधिकार पढ़ा रहे हैं ना, इतने दिन में ढेर सारे कोचिंग वाले आधा संविधान पढ़ा लेते हैं। तो पढ़ा के खत्म करना जरूरी है कि हमें संविधान को महसूस कर लेना जरूरी है। मुझे लगता है महसूस कर लेना जरूरी है। और कोशिश हमारी ये होना बेटा कि जैसे 10 साल की योजना जो बनती है ना, 10 साल संविधान पढ़ते रहते हैं और हो नहीं पाता कंप्लीशन। एक बार पढ़ेंगे, वक्त थोड़ा लगने दीजिए, लेकिन अमर तो हो ही जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि कुछ ज्यादा बोल रहा है, अरे नहीं, गलत होगा आपका क्वेश्चन। मैं कह तो रहा हूँ आईएएस की परीक्षा होगी 28 को ना। दुर्भाग्य यह है कि अभी मैं पूरा पढ़ा नहीं पाया, नहीं तो आईएएस की परीक्षा होगी ना, सबसे आरामदेह। आईएएस में एक कहावत है, कहते हैं लोग कि 100 क्वेश्चन में से जो पहली बार 20 क्वेश्चन अगर कर लिया गारंटी के साथ कि मुझे आ रहा है, एक्सट्रीमली जीनियस है बच्चा वो, एक्सट्रीमली जीनियस है जिसको 100 में से 20 क्वेश्चन आ रहा है। देखना 20 पे हो जाएगा ना, 20 पे नहीं होगा। बाकी उसी ज्ञान के आधार पे आप सत्य असत्य के आधार पे सही का पता लगा लेते हैं। सीधे सीधे आपको नहीं दिखता, सीधे सीधे 15-20 क्वेश्चन आपको दिख जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात बताएं कि आईएएस का अगर 12 क्वेश्चन आता है आईएएस में संविधान का, 12 के 12 में आपको दिक्कत नहीं होगी, मैं लिख के दे सकता हूं। तो 12 तो यहीं से दबा देंगे। लोग कहते हैं 20 क्वेश्चन आता है ना, 12 यहां से दबाएंगे और कम से कम 15 भूगोल से दबा देंगे। तो 20, 22, 25 तो हम ऐसे ही कर लेंगे। भूगोल पढ़ाने तो दीजिए हमें, नहीं होगी तकलीफ आपको ज्योग्राफी में भी, किसी को नहीं हुई, आपको भी नहीं होगी। और आईएएस का पैटर्न जो है वो तो हमें और सूट करता है, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछता है, कहीं तथ्य पूछता नहीं। पीसीएस में भी 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आए थे कॉन्सेप्ट के, तो आईएएस में सिर्फ ऐसे ही होते हैं। अब ये नहीं होगा कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन, ठीक है? तो घबराइए नहीं बेटा, आराम से पढ़िए, सब कुछ हो जाएगा। अरे हम मूल अधिकार तक पहुंच गए ना बेटा। अब जो संविधान के क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो जरा समझिए। भाग 5 से सबसे अधिक क्वेश्चन होगा, भाग 6 अमूमन नहीं पूछा जाता, लेकिन ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे। फिर भाग 11 और भाग 12 जरूरी है, थोड़ा उसको देखना पड़ेगा। पंचायती राज व्यवस्था देखनी पड़ेगी। इतना अगर आप देख लिया, आपके संविधान के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ये तो जिंदगी भर पढ़ते रहना है बेटा, पढ़ाई का कहाँ अंत है। ठीक है बेटा, यही समाप्त करें, फिर